नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। बहुत गिने चुने दिन बचे हैं आपके पास और उसमें सामान्य हिंदी के लिए थोड़ा अच्छा अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्र सबसे पहले होंगे। सबसे पहला पाला आपका इसी से पड़ेगा। उसके बाद ही आप जीएस के पेपर और जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसमें थोड़ा बेहतर प्रदर्शन आवश्यक हो जाता है ताकि आप एक बढ़त बनाकर रखें शुरुआत से ही। और बढ़त जब शुरुआत से बनेगी तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। हिंदी के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने लापरवाही बरती है तो एक हफ्ता जो समय आपके पास है, मतलब मोटे तौर पे, उसमें एक अच्छा अभ्यास आप कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है इन्हें हल करने का अपने से प्रयास करिएगा। तो चलिए यहाँ पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं कि गद्यांश अवबोधन सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र में दिखाई देगा और इसके 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे और दोनों ही पैराग्राफों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आमतौर पर शीर्षक पूछा जाता है, संक्षेपण करने के लिए कहा जाता है और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान दीजिए कि गद्यांश अवबोधन आपके सिलेबस में, और जब गद्यांश अवबोधन सिलेबस में है तो सारांश और भावार्थ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी सज्ज रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो अवतरण आप देख रहे हैं, पहला अवतरण है, उसके बाद हम दूसरा भी देखेंगे। तो इस पहले अवतरण में यूरोपीय पुनर्जागरण से बात को शुरू किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐतिहासिक विषय, लेकिन असल में कुछ और चीज़ें हैं इसमें। इसीलिए कहा जाता है कि गद्य की या गद्यांश की पहली शुरुआती पंक्तियां देखकर या शुरुआती पैराग्राफ देखकर हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें अंत तक पढ़ने का धैर्य बनाए रखना चाहिए। अंत तक आते आते गद्यांश अपना रंग चेंज कर लेते हैं, मतलब इनका मोड ही बदल जाता है। और यूपीपीसीएस इसी तरह के उलट फेर वाले गद्यांश देता है, जिसमें शुरुआत कहीं और से होती है और बात को घुमाते घुमाते कहीं और पहुंचा दिया जाता है, और जहां पहुंचाया जाता है वही उसका असली निष्कर्ष होता है। इसलिए ट्रिक ये है कि आप अंतिम जो पंक्तियां हैं वहां पर खोजिए, निष्कर्ष को खोजिए। फिलहाल देखिए, इसमें कहा गया कि यूरोपीय पुनर्जागरण ने तर्कवाद को मजबूत किया, यानी तर्क करने की लोगों की शक्ति को बढ़ाया या उन्हें सिखाया कि तर्क कैसे किया जाता है। किसी भी चीज़ को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। ईश्वर तथा राजाओं के स्थान पर लघु मानव की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, मतलब जो आम आदमी था उसको भी बल मिला। पहले क्या था, राजाओं का बोलबाला था। अब देखिए, उसके बाद आधुनिक साहित्य और कलाओं का विकास हुआ। भारत में गुप्त काल, अब यहाँ तक तो विश्व की बात की गई। अब कहा जा रहा है कि भारत में गुप्त काल में ही प्रतिरोधी विचार पैदा होने लगे थे। जो सनातन सभ्यता का एक स्वरूप पैदा हो गया था, ब्राह्मणवाद। यहाँ वो शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है तो जाति व्यवस्था का वो द्योतक है। सनातन धर्म की विशेषता नहीं है। सनातन धर्म तो कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें यकीन करता था। मतलब जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसको उस वर्ण का मान लिया जाता था और सभी वर्ण सम्मानित थे। उसमें कोई भी निकृष्ट नहीं माना जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो शक्तिशाली अपने आप को समझा, उसने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित नहीं बल्कि जाति आधारित बना दिया। तो उत्तर वैदिक काल से आप देखते हैं कि जाति परंपरा कठोर हो जाती है और ये कंडीशन बाद में और बिगड़ती है जैसे जैसे समय बीतता है। तो बुराइयां हर धर्म में पनपती हैं, तो सनातन धर्म में भी एक बुराई आ गई वर्ण व्यवस्था की। अब इसके बाद आप देखें, अब्राह्मण साहित्य उसका परिचय देता है। मतलब जब प्रतिरोधी विचार पैदा होते हैं तो जो ब्राह्मणवादी कथित तौर पर फैले हुए थे, तो उनके अगेंस्ट जाकर कुछ लोगों ने अब्राह्मण साहित्य की रचना की अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। मतलब समाज, जो सनातन समाज था, वो 2 धड़ों में बंट गया। एक वर्ग ऐसा था जो अभिजात्य अपने आप को कहता था, यानी उच्च कुल का, उच्च वर्ण का कहता था, जिन्हें कि यहाँ ब्राह्मणवादी कहकर संबोधित किया गया। और दूसरा वर्ण या दूसरा वर्ग ऐसा था जो कि सेवक की कैटेगरी में रखा जाता था या व्यापारी की कैटेगरी में रखा जाता था, ठीक है, भृत्यों का वर्ग, और उन्हें शूद्र कह के संबोधित किया गया। तो ये भेदभाव वाले जो संस्कृति है ये पनपनी शुरू हो गई थी और इसी वजह से अब्राह्मण साहित्य यहाँ जन्म लेते हैं। बौद्धों, जैनियों ने दीर्घकालीन प्रचार करके आखिरकार समाज में एक ऐसा समुदाय तैयार किया जो निराकार को पूजता था। मतलब उनके ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती थी, वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। जाति प्रथा और स्मृतियों के विरोधी थे और सिद्धनाथ पंथी और निर्गुण ब्रह्म के उपासक जितने भी संत हुए हैं वो इनके उत्तराधिकारी समझे जा सकते हैं, हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं। यहाँ आप देखें, कट्टर ब्राह्मण धर्म से यह मत अपनी रक्षा तो नहीं कर सके, परंतु इन्होंने ऐसी अनेक संतानें उत्पन्न कर दी जो ब्राह्मणवाद से आज तक युद्ध कर रही हैं। आज दलित विमर्श उसी धारा से संबद्ध है और विडंबना यह है कि वास्तविकता इससे ज़्यादा स्याह है। वास्तविकता क्या है कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा जो दलित और वंचित मनुष्य है, वो भी अगर कोई महिला उसे
अबला दशा में दिखती है। मतलब महिला की दो कंडीशन हो सकती है, या तो सशक्त होगी और नहीं तो अबला होगी, यानी पराश्रित होगी। कहने का मतलब ये आत्मनिर्भरता उसके पास नहीं होगी। तो अगर उसे कोई पराश्रित महिला दिखती है तो उस पर वो अपना रौब गांठने से कतई नहीं चूकता है, और रौब नहीं उसको पैरों तले कुचलना चाहता है। ये मानसिकता है, पुरुषवादी मानसिकता है। ठीक, अब स्त्री अगर सशक्त हुई तब तो बात ही अलग है, तब तो वो मन महसूस कर रह जाएगा। लेकिन अगर वो अबला निकली यानी पराश्रित निकली तो उसके ऊपर धौंस जमाने में उसे कतई गुरेज नहीं होगा, और भले ही समाज में उसकी जो हैसियत है वो दो कौड़े की। ठीक, अब यहाँ जो दलित शब्द है वो जाति सूचक नहीं है भाई, इसे कभी भी आप जाति से जोड़कर मत देखिएगा। दलित का अर्थ देखिए जो दला गया हो। छाती पर मूंग दलने वाले मुहावरे का अर्थ आपने सुना है? मतलब परेशान करना, समीप रहकर परेशान करना तात्पर्य होता है। तो दलना यानी दरना अर्थात पीसना। तो जो कुटे पिसे यानी दबे कुचले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है दलित। अब अगर कोई दबा कुचला ब्राह्मण है तो उसको भी दलित कह सकते हैं। अगर कोई दबा कुचला क्षत्रिय है जो कि शोषण झेल रहा है किसी का, तो उसको भी दलित कह सकते हैं। तो ये शूद्रों को इंडिकेट करके इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द नहीं है, इसको किसी ने अपने एडॉप्ट कर लिया हो अलग बात। तो दलित शब्द के अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ पे यहाँ जाइएगा। चलिए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा गद्यांश जो है वो शुरुआत में किसी और तरफ जा रहा था। यहाँ तो पुनर्जागरण की बात हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे घूमते टहलते हम लोग भारत में आए, जहाँ गुप्त काल के बाद के प्रतिरोधी विचारों की चर्चा हुई। वहाँ से फिर निकला, यहाँ निष्कर्ष निकला कि बौद्धों और जैनियों ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, और जो मूर्ति पूजा और तमाम धर्म मतलब कर्मकांड इत्यादि थे उनको चैलेंज किया। उसके बाद ये जाति प्रथा स्मृतियों का विरोध करने लगे, और उसके बाद ये सिद्धनाथ और निर्गुण ब्रह्म के उपासकों वाला जो फंडा है वो आपने देखा। फिर कट्टर ब्राह्मण धर्म से अपनी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि फिर ब्राह्मण धर्म ने वापसी की, शंकराचार्य और इस तरह के जो युग पुरुष थे उनके नेतृत्व में। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि दलित विमर्श के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। यहाँ तक नवजागरण और धार्मिक चर्चा हो रही थी, अभी हम जाति व्यवस्था की जो कुरीतियाँ हैं उस पर आ गए हैं, और जाति व्यवस्था की भी कुरीतियों से घूमते टहलते हम वापस जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है वहाँ पर आ गए हैं। और हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी वर्ग हो समाज का, मतलब पितृसत्तात्मक समाज हमारा जो है, उसमें कोई भी वर्ग समाज का हो, कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, लेकिन वो अगर उससे कमजोर नारी उसको दिख जाती है तो उसे सताने से नहीं चूकता है। तो यहाँ पर आकर ये समाप्त हो रहा है। अब इसका निष्कर्ष आपको निकालना है, तो पहले तो यहाँ सारांश प्रस्तुत करना है। ठीक है, मतलब पूरे गद्य अवतरण का आप सारांश बताएंगे, और उसके बाद जो पंक्तियाँ यहाँ रेखांकित हैं उसकी व्याख्या करेंगे। तो सारांश क्या हो सकता है? देखिए, यूरोपीय पुनर्जागरण से उत्पन्न जो तर्कवाद है वो लघुमानव पर केंद्रित था। मतलब आम आदमी को उसमें फोकस में रखा गया था। उसमें कोई राजा महाराजा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब उसमें आम आदमी की पूरी महत्ता थी, जो आम जनता है, मतलब मेहनत करके अपना भरण पोषण करती है, अपने पेट को भरती है। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि उनके द्वारा अनेक साहित्य और कलाओं का विकास हुआ। भारत में भी गुप्त काल में प्रतिरोधी विचार जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा ऐसा समाज या ऐसे समुदाय का जन्म होता है जो कि निर्गुण ब्रह्म का उपासक था और जाति और स्मृति प्रथा का विरोधी था। ये मत जिससे कि दलित विमर्श भी प्रभावित है। आज भी ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज सबसे अधिक शोषित स्त्री है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर शोषण की शिकार चीज़ को देखा जाए तो वो महिला है। यहाँ तक हमने देखा, तो ये पूरे अवतरण का सारांश हो गया। संक्षेपण अगर आपको करना होता है, ये तो हमने निचोड़ निकाला। संक्षेपण करना होता है तो इसमें से जितने फालतू वाक्य थे उनको छांट कर बाकी जितनी बातें हैं उनको लगभग यथावत तरीके से रख देना होता है। इसके बाद अब यहाँ जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं व्याख्या कर लेते हैं। तो पहली रेखांकित पंक्ति क्या है? यूरोपीय पुनर्जागरण ने तर्कवाद को मजबूत किया। तो कैसे इसको लिखिएगा? पुनर्जागरण जिसका अर्थ होता है पुनः जन्म लेना, मतलब फिर से जगना, पुनर्जागरण। तो यूरोपीय समाज ने इसमें आधारभूत परिवर्तन, मतलब यूरोप का जो समाज था वो पहले कैसा था? पहले वो कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, जो अंधविश्वास था उसकी बेड़ियों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। तो उसमें आधारभूत परिवर्तन होता है और यूरोप आधुनिकता के मार्ग पर अग्रसर होता है, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होता है। पुनर्जागरण की अवधारणा को अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से तर्कवाद और मनुष्य की प्रमुखता पर, मतलब मनुष्य ही सर्वोपरि है, कोई जाति सर्वोपरि नहीं है, कोई ऊंचा तबका नहीं है, कोई नीचा तबका नहीं है, सभी जो है वो एक समान है। ये समानता का भाव यहाँ से निकल कर आता है, जिसमें कि धर्म द्वारा दिए गए विचारों तथा प्रश्नों, जितने भी धर्म द्वारा दिए गए विचार थे, मतलब जितने भी अंधे कानून थे, उनको प्रश्नों के कटघरे में ले आकर खड़ा कर दिया गया और उन पर तर्क वितर्क शुरू हो गया। लोग तर्क करते थे और समुचित उत्तर न मिलने पर उसे खारिज कर देते थे। मानव जो अभी तक धर्म द्वारा प्रकृति व खगोलीय पिंडों की परिभाषाओं पर अंधविश्वास रखता है, उसने प्रकृति की दशा और दिशा दोनों ही बदल डाली। इसमें केपलर और गैलीलियो का योगदान प्रमुख है। उन्होंने पृथ्वी की जगह सूर्य को केंद्र में रखते हुए ग्रहों के बारे में बताया, और इसी तरह साहित्य में शेक्सपियर और कला में लियोनार्डो दा विंची का योगदान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप कुछ अलग से अपना जो मटेरियल है उसको ऐड कर सकते हैं, जिनकी रचनाएं मानव और मानवीय क्रियाओं पर आधारित थी, न कि धर्म द्वारा परिमाणित जो राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उन पर। कि मतलब राजा जो होता है वो देवता की उपज है,
या देवता के वंशज के तौर पर जन्म लेता है। तो ये पैदाइशी हक वाला जो सिद्धांत था ये पीछे हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भारत में देखें तो गुप्त काल में ब्राह्मण विरोधी कई विचारों की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों द्वारा दी गई धर्म और समाज के जो रीति रिवाज थे उससे ये बिल्कुल ही अलग था, ये आप कह सकते हैं। और इस संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो विचार थे और भक्ति आंदोलन के कवि और उनकी रचनाएं सब कुछ मिलकर जिस एक नए समाज का निर्माण कर रही थी, उसी का एक एडवांस वर्जन या जो आधुनिक संस्करण है उसे हम आज के समय में देखते हैं। तो ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे, ये सबसे मुख्य बात है। अतः पुनर्जागरण की अवधारणा वो चाहे यूरोप में उत्पन्न हो या भारत में तर्क वितर्क पर आधारित है। मतलब हम तर्क करते हैं और यानी प्रश्न पूछते हैं, कोई चीज़ हमें बताई गई तो उस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलता है तो हम उसे त्याग भी देते हैं। तो इस पर पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो आधारित था, जो मानव को धर्म की बेड़ियों से दूर आधुनिकता की ओर ले जाने में सहायक था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारी व्याख्या करने के तरीके हो सकते हैं। अब नीचे वाले इसमें लाइन को देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति स्वयं दूसरों द्वारा कुचला गया हो वह भी इसे यानी स्त्री को कुचलना चाहता है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा। अब इसमें जो पंक्ति है ना, ये समाज में स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालती है। समाज में हमेशा से ही स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा नीचा आंका गया है और पुरुष प्रधान समाज में कमज़ोर से कमज़ोर पुरुष भी स्त्री को शोषित करता है। मतलब अपने दम एक पैसे का नहीं, अभी फूंक मारे तो उड़ जाए, और वो भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने से नहीं चूकता। ऐसे भी पुरुष हैं समाज में, सभी नहीं हैं लेकिन अधिकतर हैं। इसके बाद आप देखें, भारत में जाति भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से शोषित वर्ग को यदि हम लिंग के आधार पर देखें तो पता लगता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ लिंग आधारित अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वंचित और शोषित महिला है। मतलब महिला तो उसका सशक्त स्वरूप है, लेकिन शोषित के तौर पर देखेंगे तो वो स्त्री है, यानी सिकुड़ी हुई। इस प्रकार से स्त्रियाँ वह भी। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जाति भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से शोषित वर्ग को यदि हम लिंग के आधार पर देखें तो मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा वंचित और शोषित स्त्री है। तो ये बात हमने कई बार रिपीट की। और इस प्रकार से स्त्रियां, वह भी निम्न और पिछड़े वर्ग की स्त्रियां, दोहरे शोषण की शिकार है। मतलब एक तो जातिगत शोषण उनका होता है, वर्ण वाला शोषण होता है, और दूसरा एक महिला होने के नाते शोषण होता है। ये दोहरा शोषण है। अब इसमें एक तरफ पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक और सामाजिक आर्थिक स्रोतों से वो वंचित हैं, दूसरी ओर समान वर्ग के पुरुषों से शोषित हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो वर्ण व्यवस्था वाला भेदभाव है वो उन्हें सता रहा ही है, उसके साथ साथ जो पुरुषवादी मानसिकता है उससे वो त्रस्त है। विडंबना यह है कि हम सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं जो समाज में शोषित और वंचित है, जैसे कि निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है, ऐसे हम लोग वर्ग बांट चुके हैं। लेकिन इन वर्गों की, स्त्रियों की समस्याओं से हम पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। मतलब इस वर्ग में हम स्त्री पुरुष अलग अलग करके नहीं देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो महिलाओं की दशा कहीं ज़्यादा नीचे। और सामान्यतः हम स्त्री वर्ग की बात करते हैं, लेकिन स्त्रियों में भी कई स्त्रियां जो कि सामाजिक स्रोतों से वंचित तो हैं, अभी तो उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और जो पारिवारिक स्तर है वहाँ भी शोषित हैं। महिलाओं की स्थिति भी बराबर नहीं है। कुछ जो है वो कम शोषण की शिकार हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा शोषण की शिकार हैं। तो उसी हिसाब से उनके बदलाव के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए समुचित प्रयास की आवश्यकता है। इनकी समस्याओं से परिचित होने के साथ साथ इनके सामाजिक उत्थान के लिए समाज में परिवर्तन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक समाज ही नहीं बदलेगा तब तक बड़ा बदलाव कैसे होगा, वो संभव नहीं है। और समाज को बदलना भी एक झटके में संभव नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। तो यहाँ तक हमने किया। इसमें 2 ही पंक्तियाँ थी व्याख्या करने के लिए, और थोड़ा डिटेल में आपको करना था क्योंकि 20 अंक का है, मतलब एक पंक्ति जो है वो 10 अंक की, तो उसी हिसाब से विस्तार करके लिखना था। इसके बाद अब अगले अवतरण की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया कि साहित्य में लोकरंजन अनिवार्य है, क्योंकि हास्य एवं व्यंग के बिना साहित्य में पंच नहीं आता है और ऐसी पुस्तक बन जाती है जो सिर्फ नियम कायदे सिखाती है, मतलब कानून की किताब। चूँकि पुस्तक का पढ़ा जाना और फिल्म का देखा जाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए बिना लोकरंजन के यह असंभव है कि कोई पुस्तक पढ़ ली जाए। मतलब मनोरंजन का भाव भी होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। कोई पुस्तक पढ़ी जाए या फिल्म देखी जाए, दोनों चीज़ें हैं। यही कारण है कि हर साहित्य में कुछ ऐसे पात्र रचे जाते हैं जो कि लोकरंजन भी करते हैं। यूँ तो समाज में यहाँ आप देखें, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, यूँ तो समाज में यह लोकरंजन और लोकमंगल साथ साथ चलते हैं। चाहे कितना भी धीर गंभीर पुरुष क्यों न हो, उसमें भी हास्य का पुट रहता है। हंसी जो है वो मानव स्वभाव है, वो मनुष्य से अलग नहीं हो सकती है, इसीलिए साहित्य से भी हम उसे अलग नहीं कर सकते। साहित्य से अगर हास्य अलग हो जाएगा तो साहित्य नीरस हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए साहित्य उसके पुट को भी उभारता है। तो वही चीज़ यहाँ कह दी गई। अब इसमें पूछा है शीर्षक आपसे 5 नंबर का है ये, और उसके बाद जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं उसकी व्याख्या करनी है। और रेखांकित पंक्तियाँ नहीं है बल्कि पंक्ति है सिर्फ एक, और उसी पूरे गद्यांश का आपको करना है संक्षेपण, जो कि 15 अंक का है। तो जरा इसे कर लीजिएगा। पहले तो इसका शीर्षक तलाशना है, और शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? लोकरंजक साहित्य, ये कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे शीर्षक आप चुन सकते हैं, जैसे साहित्य में लोकरंजन की अनिवार्यता,
या लोक रंजन साहित्य का केंद्र बिंदु, ऐसे बड़े बड़े शीर्षक भी चुने जा सकते हैं, लेकिन लोक रंजक साहित्य ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अब करिए इसमें व्याख्या। देखिए शीर्षक आपने चुन लिया और 5 अंक का है तो 5 में से अधिकतम मिल जाते हैं अगर आपने सटीक चुना है। पूरे गद्यांश को समझने के बाद पहला काम शीर्षक चुनने का ही करना था। रेखांकित पंक्ति आपकी है कि साहित्य में लोक रंजन अनिवार्य है, तो व्याख्या कैसे हो सकती है? बड़ी व्याख्या आपको करनी होगी थोड़ी, 10 अंकों की है। साहित्य लेखन की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक कला है जिसमें गंभीरता और हास्य व्यंग दोनों का अपना स्थान है, दोनों की महत्ता है। बिना हास्य के लिखा गया साहित्य केवल नियमावली के तौर पे दिखाई देता है, मतलब उसमें सिर्फ रूल और रेगुलेशन ही होते हैं, रोचकता नहीं होती, मतलब पूरी तरह से वो नीरस होता है। कोई भी फिल्म तथा कोई भी पुस्तक तब तक प्रचलित नहीं होती है जब तक उसमें लोक रंजन न रहे। लोक रंजन रहेगा तभी तो वो प्रचलित होगी। अब कभी कभी साहित्य में कुछ पात्र ऐसे भी होते हैं जो लोक रंजन के साथ साथ जीवन के उपदेशों को बड़ी सहजता से लोगों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि गंभीर व्यक्तियों में भी हास्य का पुट होता है जो कि साहित्य के माध्यम से ही देखने के लिए मिलता है। जितने धीर गंभीर साहित्यकार हैं जिनके मुंह पर एक भी हंसी की रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं, बड़े गंभीर होते हैं, तो वो भी जब लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यंग और हास्य का पुट आ जाता है, न चाहते हुए आ जाता है। वो मानव स्वभाव है जो कि मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है, बाहर से चाहे जितना आवरण पड़ा हुआ हो। साहित्य में लोक रंजन उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार से जीवन में हास्य विनोद। यदि हम दिन प्रतिदिन गंभीर ही रहें तो कुछ दिन बाद हमारा जीवन नीरस हो जाएगा और कुछ दिन बाद जीवन समाप्त हो जाएगा अगर हम हंसना बंद कर दें। ठीक है, इस प्रकार से साहित्य में अगर हास्य व्यंग नहीं है तो साहित्य भी नीरस और निर्जीव हो जाएगा। साहित्य भी जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर लिखा जाता है और इसलिए जीवन के अनुभव जो है वो हमेशा एक बराबर नहीं होते, उसमें उतार होता है तो चढ़ाव भी होता है, प्रसन्नता भी होती है और दुख भी होता है। तो प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए हास्य का भाव आएगा ही। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी रोचकता और हास्य विनोद का उदाहरण हमें मुंशी प्रेमचंद्र की कृतियों से देखने के लिए मिलता है, और अकेले वही क्यों, बहुत सारे हैं। हास्य व्यंग के माध्यम से जीवन के सारांश को बड़ी ही सरलता से वर्णित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लिखने के बहुत सारे आयाम इसमें हो सकते हैं। व्याख्या में बहुआयामी दृष्टिकोण रखना चाहिए और फैला कर लिखना चाहिए। इसके बाद आपको संक्षेपण करना है। यहाँ तक तो आपने व्याख्या की। संक्षेपण आपका थोड़ा बड़ा, मतलब बड़े अंकों का है, बड़ा करेंगे नहीं। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त लिखना। तो जितना छोटा आप लिखेंगे उतना फायदेमंद, लेकिन जितना सटीक करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो बड़े अंकों का मामला है। अब इसमें संक्षेपण में क्या लिखा जा सकता है? साहित्य में लोक रंजन के बिना लिखी गई पुस्तक एक नियमावली जैसी होती है, इसलिए पुस्तक और फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके वे पात्र होते हैं जो लोक रंजन के साथ साथ लोक मंगल भी करते हैं। मतलब उनका जो लोक रंजन है, यानी लोगों को खुश करने का तरीका है, वो मंगलकारी यानी कल्याणकारी भी होता है। यहाँ तक कि गंभीर पुरुष में भी व्याप्त हास्य पुट भी साहित्य के माध्यम से उभर आता है। तो ऐसे आप संक्षेपण कर सकते हैं। सिर्फ काम भर की बातें इसमें लिखनी होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पत्र लेखन को देख लेते हैं। अधिसूचना की हमें ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है, और मतलब रिक्त और लिखित प्रारूप यहाँ लिख दिया गया है, तो खाली वाला भी बनाएंगे और भरा वाला भी। उसके बाद परिपत्र की 5 विशेषताओं का ब्यौरा देंगे, लेकिन चूंकि ये प्रश्न 10 अंकों का है, मतलब क वाला खंड जो है तीसरे का वो भी 10 अंकों का है, और ये वाला जो है परिपत्र वाला ये भी 10 अंकों का है। तो विशिष्टताओं के साथ साथ कुछ नमूना भी बना देंगे तो अच्छा रहेगा, नंबर पाने में सुविधा रहेगी। तो आइए इन दोनों पत्रों के लिए देख लेते हैं। यहाँ अधिसूचना का प्रारूप आप देख रहे हैं सबसे पहले, और इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। ये जो हिस्सा है ये बीचों बीच रहता है। भारत सरकार के राजपत्र के भाग या खंड में, मतलब यहाँ भाग संख्या और खंड संख्या होगी, उसमें प्रकाशनार्थ। अधिसूचना की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह राजपत्र में प्रकाशित होती है, यानी जो सरकारी गजट होता है उसी में उसका प्रकाशन होता है। ऐसे ही कहीं पर उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है, और इसी मामले में वो विज्ञप्ति से अलग होती है। तो ये चीज़ आपको बीच में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो अधिसूचना की संख्या है वो भारत सरकार कार्यालय, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की है तो उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय जो भी है, विभाग जो भी है, उसको डालेंगे और ये चीज़ लिखेंगे यहाँ बीचों बीच। उसके बाद नीचे डालेंगे हेडिंग अधिसूचना, ठीक, और यहाँ स्थान दिनांक है। अगर आप चाहें तो स्थान दिनांक भी यहाँ जो ऊपर का आप यहाँ शीर्ष लिख रहे हैं उसी के नीचे लिख सकते हैं, स्थान और दिनांक। और प्रायः अधिसूचना में ऐसा ही होता है, स्थान दिनांक जो है ये यहाँ पे बीच में ही होता है। इसके बाद नीचे अधिसूचना आपने हेडिंग डाली, और मुख्य भाग यानी जो कलेवर है, यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य भाग को कलेवर कहा जाता है। तो उसमें मेन बात जो अधिसूचना के अंदर का मैटर है उसको लिखते हैं। उसके बाद ये फाइल संख्या जो है ये नीचे रहता है, और फाइलें अगर अटैच हैं तो, फाइल अगर साथ में कोई अटैच नहीं है तो उसको जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके द्वारा अधिसूचना जारी की गई है उस सक्षम व्यक्ति का यहाँ हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। ये पूरा इसमें प्रारूप है अधिसूचना के लिए, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। प्रतिलिपियों का भी प्रेषण किया जाता है, तो प्रतिलिपियों के लिए यहाँ जगह बनी हुई है। सेवा में किसको किसको प्रेषित, तो यहाँ प्रतिलिपियों के लिए स्थान बना हुआ है। अधिसूचना का प्रारूप बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं। अब यहाँ आप देखें एक अधिसूचना दिखाई दे रही है, तो ये जो चीज़ है
ये यहाँ बीच में रहेगी, बीचों बीच रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजपत्र संख्या यहाँ भाग दिया हुआ है, भाग 3 खंड 2 में प्रकाशनार्थ संख्या अधिसूचना की आप यहाँ देख रहे हैं। ये मतलब जो नंबर यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको आप मनगढ़ंत भी लिख सकते हैं, अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। और अगर आप चाहें तो ये स्थान का नाम और दिनांक जो है इसको बीचों बीच नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहाँ दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे अधिसूचना, जो कि यहाँ बीच में होगी। और यहाँ छोटी सी अधिसूचना है कि श्री राज्यपाल मुख्यमंत्री की मंत्रणा से स मतलब मंत्री का नाम यहाँ न देकर उनको सांकेतिक तौर पे दर्शाया गया है, शिक्षा विभाग और श्री क ख ग पंचायती विभाग को तात्कालिक प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। तो अधिसूचना के माध्यम से पदमुक्ति की सूचना जारी की जा सकती है, पद ग्रहण की सूचना जारी की जा सकती है, पदोन्नति की सूचना जारी की जा सकती है, और इसका दायरा व्यापक होता है। तो यहाँ पदमुक्त करने की जो सूचना है वो जारी हुई है। फाइल संख्या यहाँ दी हुई है, उसे डाल दिया गया। आज्ञा जिसकी भी रही होगी, मतलब जिस अधिकारी की या जिस व्यक्ति की, तो उसका हस्ताक्षर और उसका पदनाम। इस प्रकार से ये सूचना जो है, मतलब यहाँ मंत्रिमंडल सचिव का हस्ताक्षर है और उनका नाम यहाँ य र ल करके दे दिया है, तो आप नाम लिखने से बचें, वही ठीक रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार से है। और प्रतिलिपि किसको किसको प्रेषित हो रही है वो यहाँ बाईं तरफ नीचे लिखते हैं। तो माननीय राज्यपाल के मुख्य सचिव राजभवन यहाँ प्रेषित की गई, और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को प्रेषित की गई, और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई। जब प्रतिलिपियाँ प्रेषित की जाती हैं तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसीलिए प्रतिलिपियाँ प्रेषित किया और उसके बाद फिर दाहिनी ओर आ जाते हैं और नीचे लिखते हैं आज्ञा से। और आज्ञा किसकी लिया, तो हस्ताक्षर यहाँ किया गया है त थ ध के द्वारा, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। तो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये प्रेषित करने की, मतलब प्रतिलिपियाँ यानी जो कॉपीज हैं उनको भेजने की आज्ञा जारी की गई। ऐसे हमने अधिसूचना को देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ परिपत्र को आप देख पा रहे हैं। तो परिपत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसके द्वारा कोई सूचना या अनुदेश एक साथ संबद्ध अधिकारियों या कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है, और इसे सर्कुलर कहा जाता है। अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। तो सामूहिक रूप से प्रेषित करना इसका मूल उद्देश्य होता है। विशेषता ये होती है कि परिपत्र की दिशा वरिष्ठ कार्यालय से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती है, यानी ऊपर वाले तबके से नीचे वाले की तरफ होती है। परिपत्र के द्वारा एक समान सूचनाओं का संप्रेषण संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों को किया जाता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है, इसमें अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भाषा बिल्कुल जो सरकारी पत्र होता है उसी ढंग के लहजे वाली होती है, और ये राजभाषा में लिखा जाता है। परिपत्र को सामान्यतः पत्राचार का प्रकार नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। पत्राचार का मतलब ये है कि आप किसी को पत्र भेज रहे हैं तो जवाबी लेटर भी आपको मिल सकता है, लेकिन परिपत्र में ऐसा नहीं होता। परिपत्र की रचना सरकारी पत्र की ही भांति होती है, बस यही है कि ये सामूहिक तौर पर संबोधित करते हैं। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो एक नमूना इसमें डाल दें तो और देखने में अच्छा लगेगा। फिलहाल आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये जो चौथा प्रश्न है इसमें कई सारे पार्ट हैं। पहला जो हिस्सा इसका है यानी खंड का, उसमें उपसर्ग आपको अलग करने हैं। उपसर्ग लगाकर शब्द नहीं बनाने हैं, बल्कि इनसे जो शब्द बने हुए हैं इनसे उपसर्ग अलग करना है। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। अब यहाँ आप देखें कि पहला शब्द है अध्यादेश, दूसरा शब्द है अति उत्तम, फिर तीसरा है अभ्युत्थान, फिर विख्यात है और सुजन है। तो अध्यादेश, इसमें अधि आपका उपसर्ग है। अधि जो शब्द है ये उपसर्ग है, और आदेश ये मूल शब्द है। अधि और आदेश को आपस में जोड़ा तो बना अध्यादेश। इसके बाद है अति उत्तम, ये अति उत्तम लिखा हुआ है, तो अति उत्तम, ठीक है। इसमें अति आपका उपसर्ग है, जो कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। उपसर्गों की अपनी विशेषता होती है। और उत्तम जो शब्द है ये मूल है, मतलब मुख्य शब्द ये है। उत्तम में आपने अधि उपसर्ग, माफ कीजिएगा, अति उपसर्ग लगाकर बनाया अति उत्तम। इसके बाद अभ्युत्थान है, तो इसमें आप उपसर्ग बताइए क्या हो सकता है। अभी जो है वो यहाँ उपसर्ग है इस प्रकार से, और उत्थान यानी जिसका उन्नयन हो उसको कहा जाता है। तो ये उत्थान जो शब्द है यहाँ थ रहेगा, ठीक है, ये मूल शब्द है। इनको दोनों को जोड़ा गया तो अभ्युत्थान बन गया। विख्यात में आप देख ही रहे हैं, ख्यात मूल शब्द है और वी उपसर्ग है। और वैसे ही सुजन है, तो जन जो है ये मूल शब्द है और सु आपका उपसर्ग है। ऐसे उपसर्गों को अलग करना होता है, तो ये काम आसान है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ प्रत्यय आपको अलग करना है। तो प्रत्यय में देख लीजिए, पहला है त्यागी, उसके बाद है परीक्षक, सरलता, पत्रकार और सुंदरता। बताइए कैसे अलग करेंगे। त्यागी में त्याग जो है ये मूल शब्द है, त्याग आपका मूल शब्द है, और उसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया, बड़ी ई वाला प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया त्यागी। परीक्षक, इसमें आपका मूल शब्द क्या है, यहाँ आप देखें, ये वैसे अगर देखा जाए तो परीक्षक जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो है परीक्षा, ठीक है, और इसी में जोड़ दिया गया ईक्षक प्रत्यय। तो इस प्रकार से भी इसका जो संरचना है वो बनती है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें क प्रत्यय जोड़कर भी बनाया जाता है, लेकिन क प्रत्यय वाला सही नहीं है। परीक्षा में ईक्षक जोड़ेंगे तो बन जाएगा परीक्षक, ठीक है, ये प्रत्यय है आपका। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। तो सरलता, सरलता में तो ता प्रत्यय है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पत्रकार में कौन सा प्रत्यय है, तो पत्र आपका मूल शब्द है और कार ये आपका प्रत्यय है।
सुंदरता में ता प्रत्यय है। ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग अलग किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो विलोम शब्दों का है। तो अनंत का क्या होगा बताइए। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, तो सीमित हो जाएगा, जिसकी सीमा निर्धारित हो, या ससीम भी लिख सकते हैं। नूतन का पुरातन हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, और कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। तो ये सिंपल थे। वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ कहा गया कि यहाँ आप देखिए पहला वाक्य, अच्छे काम में अनेकों विघ्न आते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अच्छे काम में अनेक विघ्न आते हैं। अनेक खुद ही बहुवचन है तो उसमें अनेकों लिखने की क्या आवश्यकता है। 5 घंटे बाद घर पहुंचे हम लोग। अब ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ना, इसमें क्रम विन्यास की गड़बड़ी है। अगर क्रमबद्ध तरीके से शब्दों को न रखा जाए तो भी वाक्य गलत हो जाता है। तो इसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 5 घंटे बाद घर पहुंचे, बस वाक्य को थोड़ा सा सीधा कर देना है। आटा पिसवाने के लिए राकेश नुक्कड़ पर गया। तो आटा तो पहले से ही पीसा हुआ है, तो उसको राकेश दोबारा क्यों पिसवाएगा। तो राकेश गेहूं पिसवाने के लिए नुक्कड़ पर गया, नुक्कड़ तक गया, ये भी लिख सकते हैं। अवधेश की आयु इस समय 25 वर्ष है। तो अवधेश की आयु, अब आयु का मतलब होता है टोटल, मतलब आपकी जितनी भी उम्र है, जितने साल तक आप जीने वाले हैं, वो पूरा जो लेखा जोखा होता है उसको आयु कहते हैं। जैसे मान लीजिए 70 वर्ष तक ही आपको जीना है, ये आपको किसी भी विधि पता लग जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। मतलब ये जानना संभव नहीं है कि आपकी मृत्यु कब होगी, लेकिन मान लीजिए कि 70 वर्ष तक आपको जीना है, तो आपकी आयु 70 वर्ष है, लेकिन इस समय आप 25 साल के, तो वो आपकी अवस्था है। मतलब 70 साल आपका टोटल लाइफ पीरियड है, और उसमें से आप इस समय 25वें वर्ष में हैं, यानी 25 वर्ष आपकी अवस्था है। तो यहाँ पर ये 25 वर्ष जो लिखा हुआ है ये अवस्था है इसकी। तो आयु शब्द का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अवस्था शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए था। राधिका बहुत विद्वान है। तो विद्वान एक पुल्लिंग शब्द है जिसका कि स्त्रीलिंग भी मौजूद है, विदुषी। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि राधिका विदुषी है, और बहुत शब्द को यहाँ से हटा देंगे जो कि निरर्थक है, क्योंकि विदुषी का मतलब ही होता है कि बहुत भली भांति की जानकार, मतलब अच्छी जानकार। तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं थी। ये हमने देखा, वाक्यों को शुद्ध कर लिया। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया, उसको क्या कहा जाता है आप बताइए। वाग्दत्ता कहा जाता है। वह स्त्री जो कि रनिवास के अवगुंठन से आच्छादित हो। अवगुंठन का मतलब पर्दा। रनिवास जो पहले के होते थे और बाद में मध्यकाल में वो हरम की शक्ल में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ महिलाओं का भरपूर मात्रा में शोषण होता था। पहले तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पर्दा प्रथा थी नहीं, लेकिन जब पर्दा प्रथा का इजाद होता है तो ये जो अवगुंठन यानी घूंघट है, ये महिलाओं के लिए कंपलसरी हो जाता है। मतलब इसके बिना तो वो रह ही नहीं सकती। और घूंघट इतना गहरा होता था कि उससे ये सूर्य की किरणों को भी नहीं देख पाती थी। तो इसीलिए इन्हें असूर्यम पश्या कहा जाता था, कि रनिवास के अवगुंठन यानी घूंघटों में ये इतनी ढकी रहती थी कि सूर्य का दर्शन भी इनके लिए दुर्लभ होता था। इसके बाद आप देखें, ऐसे परमेश्वर जिनका कि जल में निवास, या जिनका निवास जल में हो। तो पानी में कौन रहते हैं, भगवान विष्णु। क्षीर सागर जो है वो उनका निवास स्थान है। तो यहाँ नारायण उनको इसीलिए कहा जाता है। नार मतलब होता है पानी, और उसमें निवास करने वाले या उसमें रमण करने वाले नारायण। तो यहाँ इनका जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, नारायण होगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आमलकी, हरितकी, विभीतकी, इन तीनों को मिलाकर बनने वाली औषधि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनता है त्रिफला। अब देखिए, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहेंगे। अब यहाँ देखिए, अच्छा एक चीज और है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वो तो विधुर होगा, लेकिन वह पुरुष जिसकी पत्नी उससे अलग रह रही हो, यानी पत्नी का वो वियोग झेल रहा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको विपत्नीक कहा जाएगा, जिसकी पत्नी उसके साथ न हो। अब यहाँ 5वें नंबर के प्रश्न में मुहावरा आ गया है, और मुहावरे 10 हैं टोटल। देखिए क्या इसमें क्या लिखा जा सकता है, तो इसे जरा जूम कर लेते हैं। देखिए, पहला मुहावरा आपका है नाक रगड़ना, दूसरा है आग उगलना, हजामत बनाना। क्या लाख टके के मुहावरे हैं, तो चलिए एक एक करके अर्थ देखते हैं। नाक रगड़ना मतलब विनती करना, जो बार बार विनती की जाती है, बहुत गिर कर विनती की जाती है, उसको कहा जाता है नाक रगड़ना। तो राम के नाक रगड़ने पर भी उसके पिता ने उसे घर में नहीं आने दिया, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। इसके बाद आग उगलना, आग उगलने का मतलब क्या है, कड़वी जबान से बोलना, मतलब कड़वी वाणी बोलना, या गुस्से से भरे हुए शब्द बोलना, ये भी हो सकता है। तो सूरज से तो बात करना ही बेकार है, वो तो हमेशा आग उगलता रहता है। तो भाई आप में से किसी का नाम सूरज हो तो बुरा मत मानिएगा। इसके बाद अब देखिए, हजामत बनाना यानी ठगना। तो आजकल लोग भक्ति के नाम पर दूसरों की हजामत बनाने में लगे रहते हैं। उल्टे छुरे से मूड़ना, उल्टा छुरा जो होता है उससे मूड़ना, यानी मूर्ख बनाकर ठगना। उल्टा छुरा उसमें धार नहीं होती है, तो उससे मूड़ा कैसे जा सकता है, तो ये सीधी बात है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा मुहावरे की या जो लोकोक्ति दी हुई है उसकी गहराई में जाकर अर्थ तलाशिएगा तो आराम से मिल जाएगा। अब इसके बाद है छठी का दूध याद करा देना। तो संकट पड़ने पर बीते सुख याद आना। ठीक, संकट पड़े तो बीता सुख याद आए, जैसे नानी याद कराना कहा जाता है ना, तो वही बात है। उसने दुश्मनों की ऐसी पिटाई की कि उन्हें छठी का दूध याद आने लगा। पट्टी पढ़ाना यानी बहलाना, तुम्हें पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी है, तुम्हारा दिमाग ही बहक गया है।
मंत्र फूंकना यानी चमत्कार करना। तुम कोई ऐसा मंत्र फूंक दो कि मुझे सब याद हो जाए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। अब यह है कि वाक्य में प्रयोग करते समय जहां मुहावरा आए उसके नीचे रेखांकन कर देना चाहिए ताकि वो दिखाई दे। कोल्हू का बैल यानी बहुत ज़्यादा मेहनती, मतलब वो दिन रात न देखे, लगातार चलता रहे। तो राम और मोहन कोल्हू के बैल हैं, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं। कोहराम मचा देना यानी हंगामा करना। तो सीता के खाने में कंकड़ निकलने पर उसने पूरे होटल में कोहराम मचा दिया। और हठी हमीर होना यानी जिद्दी होना। ठीक है, हमीर का हट जो है ये काफ़ी फेमस था। तो राकेश को समझाना व्यर्थ है, वह हठी हमीर है, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। इस प्रकार से हमने मुहावरों को यहाँ हल किया है और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। ऐसे कई सारे मॉक अभी आपको और मिलेंगे। लगातार अभ्यास करते रहिए और तब तक के लिए नमस्कार।